अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है, गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हमने कल ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो स्टडी किया था, उसको ओवरव्यू हमने किया था। चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूं, एक दो क्वेश्चंस आपसे मैंने पूछने हैं, उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप लोगों को कल चूँकि बीच में 2-3 मरतबा इंटरप्शन हो गई थी, तो देख लेते हैं जी आप लोगों को चीज़ें याद हैं या भूल गई हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यूज लिखते हैं जी, यहाँ पे एमसीक्यू लिखते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स are present in, ठीक है, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट इन। आपके पास अल्फा है, ट्रैकिया, बीटा है, ब्रोंकाई, चार्ली है, ब्रोंकियोल्स और डेल्टा है, बोथ ए एंड बी। चलें जी स्टूडेंट्स, आवाज़ का इशू है कोई? चेक करें, आवाज़ का कोई इशू है? हाँ जी, ले जी, पहला सवाल ही गलत बताया, ठीक है, लगता है कल का टॉपिक ध्यान से नहीं सुना है। चलें, इससे पहले कि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूं, एक और एमसीक्यू आपसे पूछते हैं, ठीक है। हाउ many types of bronchi are there in human respiratory system? अल्फा है 1 टाइप, बीटा है 2 टाइप और चार्ली है 3 टाइप्स, डेल्टा है 4 टाइप्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर बताएं, इससे फिर मैं आपको ये वाला एमसीक्यू क्लियर करूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कल जब सिस्टम बंद हुआ था तो जिन बच्चों ने गलत जवाब दिया है वो भाग गए थे, ठीक है, वो भाग गए थे ना, इसलिए उनको इस एमसीक्यू का जवाब नहीं पता। हाँ जी, तो ऑप्शन क्या है जी? चार्ली। 3 जो है ना वो टाइप्स होती हैं, अगर आपको याद हो, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। शायद आप लोगों को कल याद हो या ना याद हो, प्राइमरी ब्रोंकाई में मैंने आपको लिखवाया था कि प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होते हैं। ये आपकी बुक की लाइन है, मैं नहीं कह रहा, ये आपकी बुक की लाइन है कि ब्रोंकस या ब्रोंकाई कंटेन सेम सी शेप कार्टिलेज रिंग्स जो कि ट्रैकिया में थे, बट प्रोग्रेसिवली रिप्लेस बाय इरेगुलर प्लेट्स। ये लाइन है, अगर मैं आपको बताऊं ये लाइन नंबर कौन सी है, पेज नंबर 268 पे जाएं तो आपको पता चलेगा कहां पर है जी, जहां पे ब्रोंकियोल्स हाईलाइट हुआ है ना, ब्रोंकियोल्स हाईलाइट हुआ है, उसके बाद से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो वहां लिखा है ब्रोंकाई हैव दी सेम कार्टिलेज रिंग्स एज द ट्रैकिया। इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, कि ब्रोंकाई जो है ना उसके पास सेम कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो ट्रैकिया के पास हैं। तो उसके बाद लिखा बट द रिंग्स आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेस, यानी आहिस्ता आहिस्ता अगले वाले पार्ट में जाके वो रिप्लेस हो जाते हैं। वो अगला पार्ट सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई का होता है। सो इनके अंदर आपको इर्रेगुलर प्लेट्स मिलेंगी कार्टिलेज की बनी हुई, इर्रेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स, इर्रेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स मिलती हैं। सो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर आपको क्या मिलेगा? सी शेप कार्टिलेज रिंग्स ही मिलेंगे। तो ये मैंने अगेन आपको बता दिया है, और मैंने कल ये भी लिखवाया था कि प्राइमरी कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी कहाँ जाएंगे और टर्शियरी कहाँ जाएंगे, ठीक है।
चले तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बना यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ब्रोंकाई के अंदर भी सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं और ट्रैकिया के अंदर भी सी शेप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके चले आज हमने देखना ये है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है, सांस कैसे लिया जाता है। सांस लेने के लिए ना 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। 3 चीजें जो है ना सांस लेने के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर अगर मैं फैक्टर्स बताऊं आपको, कौन ऐसे फैक्टर हैं जो ब्रीथिंग करवाते हैं, उनमें फैक्टर्स जो है वो 3 है। पहला फैक्टर है लंग्स खुद है, चूंकि लंग्स स्पंजी होते हैं। लंग्स क्या होते हैं जी? स्पंजी। वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं, उनके अंदर हवा आ भी सकती है, वो फूल भी सकते हैं और हवा को निकाल भी सकते हैं, यानी ये चीज हो सकती है लंग्स के अंदर आसानी से। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर डायाफ्राम है। डायाफ्राम है जो ऊपर और नीचे होके एयर के प्रेशर के अंदर तब्दीली लेकर आता है, वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर चेंज होता है। और नंबर 3 वॉल्व्स, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्व्स हैं, जिसके अंदर आपको वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी यानी चेस्ट कैविटी की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में दो चीजें हैं, रिब्स हैं और इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये भी अपना अपना रोल प्ले करती हैं किस चीज के अंदर? ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 फैक्टर्स हैं जो ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो कैसे होती है जी ब्रीथिंग? चेक करते हैं। ब्रीथिंग 2 स्टेप्स के अंदर होती है, इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज इनहेलेशन है और दूसरा फेज एक्सहेलेशन है। सांस अंदर आता है और सांस बाहर जाता है। सांस अंदर और सांस बाहर कैसे चला जाता है, थोड़ा सा हम इसको ना जो है एलिब्रेट कर लेते हैं। इनहेलेशन वर्सेस एक्सहेलेशन, ध्यान से आपने चीज देखनी है। मैं आपको ये फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक सिखाऊंगा। फिजिक्स के रूल के मुताबिक आपको पता है एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। किसी को कोई एतराज है तो बताए। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अगर किसी को एतराज है तो मुझे जल्दी से मैसेज कर दे। हाँ जी, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सबको पता है। और अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पर एयर जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ये रूल है ना, तो क्यों ना हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का तरीका सीख लें। ये डब्बा मैंने कर दिया। प्रेशर आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। सो अगर हम कहीं पे प्रेशर हाई करना चाहते हैं तो वहां वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, और अगर हम कहीं पे प्रेशर कम करना चाहते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। जिसकी मिसाल बैलून है। जब आप बैलून का ऐसे कंप्रेस करते हैं ना तो प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल आती है। किसी भी चीज को जब आप कंप्रेस करते हैं उसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसके अंदर जो भी चीज होती है वो बाहर निकल आती है। ऐसे दबाएंगे ना चीज बाहर आ जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपल इज दैट। तो अगर हम चाहते हैं कि हवा अंदर जाए तो अंदर का वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि अंदर प्रेशर कम हो जाए और बाहर प्रेशर जो है ना वो ज्यादा हो। तो इनहेलेशन के अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। लेकिन ये इंक्रीज कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक बहुत लंबा जो है ना वो बहुत शॉर्ट सा, बहुत लंबा कह दिया, बहुत शॉर्ट सा प्रोसीजर होता है। सेकंड्स के अंदर ये काम होता है। तो मैं सारा जो अब आपको प्रोसीजर समझाऊंगा वो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए होगा। सो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको पता है कि जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब्स ऊपर की जाने उठ जाती है। रिब्स के मसल्स यानी इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कंधे जो होते हैं ना, ये कंधे वाली जो साइड है
यहाँ से हमें ऐसे लगता है जैसे रिब्स ऊपर उठ गए। डायग्राम मैं नहीं बना रहा, बुक पे देख लिया, आसान सी है। ये ऐसे होगा, मीन ऐसे लगेगा जैसे ऊपर छत जो है ना वो कैविटी की ऊपर उठ गई है। तो राइज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने से राइज कर जाएगी, जो कैविटी है वो राइज कर जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और डायाफ्राम जो है, अल्लाह भला करे आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये भी मस्कुलर है, इसके अंदर भी मसल्स हैं, सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जहां जहां मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर लोअर हो जाएगा। लोअर को आपको बचपन में बताया गया था, लेस डूम लाइक हो जाएगा। लेस डूम लाइक का मतलब क्या है कि वो नीचे बैठ जाएगा, फर्श नीचे बैठ जाएगा। अब देखें छत ऊपर से उठ गई है और फर्श नीचे बैठ गया है। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि कमरे का वॉल्यूम बढ़ चुका हुआ है। कमरा कौन है जी? चेस्ट कैविटी। कमरा कौन है? चेस्ट कैविटी, ठीक है। चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज। जो प्रेशर होगा, क्योंकि चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स है, चेस्ट कैविटी के अंदर ही लंग्स मौजूद है, सो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। एयर प्रेशर इन लंग्स या चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। सो मैंने सारा फोकस किस पे किया? वॉल्यूम बढ़ाने पे। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हवा का प्रेशर अंदर कम हो गया, और जो भी इंसान था उसके एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, तो बाहर से हवा रशेस इनटू द बॉडी, ठीक है। यस, कामिल साहब पूछ रहे हैं चेस्ट राइज करेगी? यस, चेक कर लें। आप एक लंबा सांस लें, राइज की कि नहीं की? बिल्कुल की, ठीक है। जब आप सांस खींचते हैं बॉडी अंदर, बॉडी के अंदर सांस जाती है तो ये राइज कर जाती है, क्योंकि कमरे का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। एयर प्रेशर लंग्स के अंदर डिक्रीज हुआ, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो गया। एटमॉस्फेरिक, तो सिंपल इज दैट एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो बॉडी के अंदर एंटर होगी। एयर रशेस इन, रशेस इन का मतलब है तेजी से एयर अंदर आएगी, तेजी से एयर अंदर आएगी। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म। अब अगर आप वापस हवा फेंकना चाहते हैं बाहर, अब ये हवा अल्वियोलाई तक जाएगी, उसके बाद एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा आप बाहर जाना चाहती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा आप बाहर जाना चाहती है, ले जी बाहर भेज देते हैं। सब कुछ रिवर्स कर दें, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, अब रिलैक्स कर दें। रिलैक्स होके रिब्स मसल जो है वो लोअर डाउन हो जाएंगे, देखें वापस नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये रूम जो है। उसके बाद डायाफ्राम, डायाफ्राम रिलैक्स होगा, मसल है ना, तो ये भी रिलैक्स होगा, ठीक है। ये नाम खुद लिख लें आप, रिलैक्स होके मोर डूम लाइक हो जाएगा। मोर डूम लाइक मीन ऊपर उठ जाएगा, यानी छत ऊपर से नीचे आ गई और फर्श नीचे से ऊपर आ गया, कमरे का वॉल्यूम कंप्रेस हो गया। वॉल्यूम ऑफ द लंग या चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एयर मूव्स आउट, ये एयर बाहर निकल गई। सो सिंपल सा ये मैकेनिज्म था जो मैंने आपको प्रेशर के हिसाब से समझा दिया। चलें, यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो जल्दी से मुझसे पूछ ले। सर वी एंड पी का रिलेशन, यार मुझे तो अब ना हंसी आ रही है समझ में। ये कोई फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस फॉर्मूले का नाम क्या है बच्चों? डूम का मीनिंग ऐसे, गुंबद, ठीक है। गोलाई, गोलाई। इस फॉर्मूले का नाम बताएं जिसमें प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, सिंपल। अब एंट्री टेस्ट में बॉयल लॉ तो नहीं मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए ना, तो मैंने देखे बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स अप्लाई कर दी। तो सिंपल क्या है, वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर अंदर जाएगी और वॉल्यूम कम होगा तो एयर बाहर आ जाएगी, सिंपल इज दैट, ठीक है। और हमारा मकसद प्रेशर को कंट्रोल करना है। Our main target is to control the pressure of chest cavity,
और प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने उसके वॉल्यूम को हिट किया है, और वॉल्यूम को हिट करने के लिए हमने उसकी छत, चेस्ट कैविटी की छत और चेस्ट कैविटी की जो फर्श है उन दोनों को हमने चेंज किया। ठीक है, और ये काम पूरा हो गया। चलें, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। चलें, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर। सर आई नाउ बट लंग्स में नहीं आ रहा। बेटे आ जाएगा, दोबारा सुन लेना। ठीक है, लंग्स में पता कैसे समझ आएगा आपको? आप समझेंगे जो लंग्स है ना हमारे, वो एक कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, एक कमरे के अंदर पड़े हुए हैं जिसको हम चेस्ट कैविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे कमरे का वॉल्यूम आपने रिप्रेजेंट करना है और उसी को लंग्स का वॉल्यूम करार दे देना है कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो सिंपल इज दैट। ठीक है, चलें, एक एमसीक्यू जी आपसे पूछता हूं, आपने इसको पहचानना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको पता चले कि जो रिब केज है वो फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा है, इफ रिब केज मूव्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है और साथ ही आउटवर्ड भी मूव कर रहा है, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। इन द प्रोसेस तो आपके पास अल्फा है एक्सेलेशन, बीटा है एक्सपीरेशन, चार्ली है इंस्पायरेशन और डेल्टा है बोथ ए एंड बी। चले पहचाने रिब केज, ये जो पसलियों का पिंजरा है, ये जो पसलियों का पिंजरा है ये किसके अंदर आपको मिलेगा? फॉरवर्ड और आउटवर्ड। बेटे कभी भी बोथ इंक्रीज नहीं करते आप, इसमें अपनी तरफ से वो ना लगे। जब भी प्रेशर, ये है ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोथ इंक्रीज सिर्फ उसी टाइम होगा जब, ठीक है, आपका लिखा जी वी इनहेल द वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, बट इन केस बोथ। बेटे आप थोड़ा सा ध्यान से सोचें, बोथ इंक्रीज तब होता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, प्रेशर और वॉल्यूम है ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ जी बच्चों, क्या जवाब हुआ इसका? रिब केज के अंदर जब वो फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा हो तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? इंस्पिरेशन। ये इनहेलेशन का दूसरा नाम है और एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन का दूसरा नाम है। ठीक है, चलें, मेरा ख्याल अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। मैंने आसान से लफ्जों में आपको समझा दिया। डायग्राम मैंने जान के नहीं बनाई, ठीक है, फिर भी आप लोगों को माशाल्लाह समझ आ गई है। लें जी, मूव ऑन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टेक प्लेस? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझना पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो समझ आ जाएगी। एक्सचेंज समझाते हैं आपको। सपोज ये एक क्या है, प्यारा सा बना देते हैं। ये बच्चों एक एयर सैक है, दिस इज एयर सैक। ठीक है जी, दिस इज एयर सैक। ये एक आपको एयर सैक नजर आ रहा है, दिस इज एयर सैक। ठीक है, ये एयर सैक है। एयर सैक के अंदर आपको पता एयर आती है। ओके, इस एयर सैक के अंदर आपको ये छोटे छोटी जो थैलियां मिल रही हैं, दीज आर एल्व्यूलाई, और एक को एल्व्यूलस कहते हैं। इस एल्व्यूलाई के गिर्द आपको ब्लड वेसल मिलेंगी। ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स हैं जिनको मैं ऐसे डार्क करके शो कर रहा हूँ। ये इसके गिर्द ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है बच्चों, ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं जो इसके गिर्द है। इसका मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल भी आ रही है।
ब्लड वेसल है, ठीक है जी। कैपिलरीज मौजूद है एल्वुलाई के गिर्द। सो एयर भी आ रही है और ब्लड भी आ रहा है, एयर भी आ रही है और ब्लड भी आ रहा है। अगर मैं इसमें से एक एल्वुलाई को बड़ा करके बनाऊं, एक एल्वुलाई को एचडी में बड़ा करके बनाऊं, जो कि हमारा बचपन से ख्वाब है कि हम हर चीज को बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। चले, ये पूरा मैंने क्या बनाया बच्चों, एयर सैक। इस एयर सैक में वहां सारे एल्वुलाई आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं एक एल्वुलस को बड़ा करके बना रहा हूं। दिस इज वन एल्वुलाई, एल्वुलस। एल्वुलस कहते हैं एक एक थैली को जो एयर सैक के अंदर मौजूद है। ये एक थैली है बच्चों, ये क्या है, ये एक थैली है। एक्सचेंज समझने के लिए फोकस करना बहुत आपका जरूरी है। आपको तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं करवानी जब तक आप एक्सचेंज ना करवा लें। ये बच्चों एक एल्वुलाई है और एक एल्वुलाई की दीवार बनाते हैं जी, दीवार, ये इसकी दीवार है, वॉल है। इस दीवार में आपको एपिथेलियल सेल नजर आएंगे। एपिथेलियल सेल की बनी हुई ये दीवार है, ध्यान से देखनी है। ये एल्वुलाई, एल्वुलस की जो दीवार है बच्चों, ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। एपिथेलियल सेल्स मैंने इसकी वॉल में ड्रॉ कर दिए, ध्यान से ही आपको एक एल्वुलस नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक अदद ब्लड वेसल, एक अदद कैपिलरी। ये कैपिलरी है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। और कैपिलरी जो होती है उसके अंदर खून होता है, और इसकी आपको जो दीवार है इसमें भी एपिथेलियल सेल नजर आएंगे, एपिथेलियल सेल नजर आएंगे। ये देखिए, ये एपिथेलियल सेल आपको नजर आ रहे हैं इसकी दीवार के अंदर, ठीक है। थोड़ी चौड़ी कर लेनी चाहिए ताकि जो है ना आपको मजीद क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल है, इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ ताकि मजीद आपको ना एचडी के अंदर चीज नजर आ जाए। ये आपकी जो है ना बच्चों ब्लड वेसल है, मीन ये कैपिलरी है, इसकी दीवार के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, उसमें भी एपिथेलियल सेल्स हैं। अब देखें जी, ऊपर से आई एयर, एयर आई। जब एयर अल्वुलर डक्ट के जरिए अंदर आती है, ये अल्वुलर डक्ट है, ठीक है। अल्वुलर डक्ट के जरिए जब एयर अंदर आती है तो साथ ही ब्लड भी आता है, साथ ही ब्लड भी आता है। ब्लड जो होता है ना वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है, जो इस एल्वुलस के थैलियों को घेरे में लिया होता है। अब जब एयर अंदर आती है तो उस एयर के अंदर सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं जी, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन भी मिलती है, उसके अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। सारी चीजें जो है ना वो मौजूद है किस चीज के अंदर, इसके अंदर। सो नाइट्रोजन तो हमने वैसे ही नहीं पढ़नी क्योंकि हमारा मेन फोकस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। सो हेयर इज प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड हेयर इज प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। बीच में दो पर्दे हैं, एक पर्दा अल्वुलस का पर्दा है ये वाला, ये देखें, ठीक है, और दूसरा पर्दा ब्लड कैपिलरी की वॉल का पर्दा एपिथेलियल सेल्स का। तो एयर और ब्लड, एयर और ब्लड के दरमियान दो पर्दे आ रहे हैं। एक्सचेंज कैसे होगी, जब इन दोनों के दरमियान सलाम दुआ होगी। हम भी क्या हाल है, ठीक ठाक हो, आपके पास क्या ज्यादा है, वो कहेगी जी मेरे पास एयर कहेगी जी मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा है। अच्छा जी, ब्लड बताएं आपके पास क्या ज्यादा है, तो ब्लड आगे से जवाब देगा मेरे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो मेरे पास ऑक्सीजन कम है। तो बताएं सलाम दुआ के बाद ये जो दो पर्दे हैं, इन दोनों पर्दों के दरमियान दोनों पर्दों के आर पार जो एयर और ब्लड मौजूद है वो आपस में गपशप लगा रहे हैं। तो क्या बातें होंगी इनके दरमियान, चेक करें ध्यान से, क्या बातें होंगी। हाँ जी, कॉमन सेंस की बात है। ये जो ब्लड है, ये ब्लड आपको पता है ना बॉडी से लंग्स की तरफ आता है। ये लंग्स के अंदर हम इस वक्त हम लंग्स के बहुत अंदर गहरे उसमें गए हुए हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ लंग्स, ये लंग्स का लेवल है। लंग्स में ब्लड आया ही किस लिए है, हार्ट से ब्लड क्या करने आया है, लंग्स से ऑक्सीजन लेने आया है। लेकिन एयर से इसने ऑक्सीजन लेनी है। एयर और ब्लड के दरमियान दो पर्दे आ रहे हैं, दो पर्दे आ रहे हैं, इन दो पर्दों के आर पार बातचीत चल रही है, ठीक है जी। इनकी ना चैट बंद कर दें, ठीक है। मैं इतना मेन कॉन्सेप्ट जो है वो समझा रहा हूँ, उनको शर्म ही नहीं आ रही है। इधर देखें सारे,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एयर के अंदर भी मौजूद है। अब एक्सचेंज होने लगी है। एक्सचेंज क्यों होगी? एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। और पार्शियल प्रेशर जो है, प्रेशर जो होता है ये डिपेंड करता है बच्चों कंसंट्रेशन के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसी की बेस पे डिफ्यूजन होगी। एक्सचेंज किस तरह होगी? बाय डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन किस तरह होगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन जो है ये एयर के अंदर ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर कम होती है। तो मैंने एयर ऊपर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड का एयर नीचे बनाया, एरो नीचे बनाया। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो कॉमन सेंस की बात है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज करेगी इन दोनों पर्दों में से। पहले ये डिफ्यूज करेगी एल्व्यूलस की दीवार में से, फिर ये डिफ्यूज करेगी कैपिलरी की दीवार में से और ब्लड में एंटर हो जाएगी। सो ऑक्सीजन विल मूव इनटू दी ब्लड कैपिलरी ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, क्योंकि एयर में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। साथ ही बदले में भी एयर का कुछ चाहिए, बगैर लेन देन को तो कोई काम नहीं होता ना। तो हमेशा कोई चीज देने के लिए कुछ चीज लेनी भी पड़ती है। तो ब्लड वापसी इसको क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज, दो दीवारों को ये क्रॉस करेगी, एक ये ब्लड कैपिलरी की दीवार को क्रॉस करेगी और दूसरा ये एल्व्यूलस की दीवार को क्रॉस करेगी और हवा में शामिल हो जाएगी। अब ये हवा आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वापस चली जाएगी, एल्व्यूलर डक्ट से होती है ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फिर नेजल कैविटी के जरिए बाहर निकल जाएगी। सो एक्सचेंज लंग्स के अंदर, एयर सैक के अंदर बिटवीन एल्व्यूलस एंड ब्लड, बिटवीन एयर एंड ब्लड हुआ है, यानी लेन देन जो है वो एयर और ब्लड ने किया है, जो कि दो पर्दों के आर पार मौजूद थे, दो पर्दों के आर पार मौजूद थे। ठीक है, चलें बच्चों, इस बात की समझ आ गई। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितने कितने पर्दों को क्रॉस करते हैं? दो पर्दों को क्रॉस करते हैं। ठीक है सर, बॉडी में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? बेटे रेस्पिरेशन से आती है। रेस्पिरेशन, हम खा रहे होते हैं कॉन्टिन्यूसली, 3 टाइम ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, एक्सचेंज क्लियर। जो चीजें हवा में आई थी एज इट इज वापस चली जाएंगी, बस फर्क क्या होगा? ज्यादा ऑक्सीजन आई थी और कम ऑक्सीजन वापस जा रही है। इसीलिए आपको मैंने कल कहा था, टेबल में देखे, आने वाली हवा में 21% ऑक्सीजन थी, जाने वाली हवा में 16% रह गई। बाकी कहां गई ऑक्सीजन? बाकी दो पर्दों को क्रॉस करके ब्लड में एंटर हो गई। और आने वाली हवा में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड थी, जाने वाली हवा में 4% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कहां से आई है? ये ब्लड से दाखिल हुई है एयर के अंदर। सो एयर और ब्लड कभी भी आपस में कांटेक्ट नहीं करते, कभी भी कांटेक्ट नहीं करते, वो दो पर्दों के आर पार बातचीत करते हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर जब आती है तो क्या वो लंग्स में मौजूद ब्लड से मिक्स होती है? नहीं नहीं नहीं, बीच में दो पर्दे मौजूद होते हैं। और आपको पता है सेल्स जो है ना, ये एपिथेलियल सेल्स, इनकी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, पार्डन का मतलब मेम्ब्रेन है? हाँ जी बिल्कुल, मेम्ब्रेन्स हैं। और मेम्ब्रेन्स भी कौन सी? एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इन सेल्स की मेम्ब्रेन और इन सेल्स की मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन्स हैं। बच्चों क्लियर हो गया है? नाइट्रोजन की परमिएबिलिटी नहीं है बेटे, नाइट्रोजन की परमिएबिलिटी नहीं है। आपको पता ना, मेम्ब्रेन हर चीज को क्रॉस होने नहीं देती। सर, ब्लड से एयर का कांटेक्ट हो जाए देन फिर बंदा क्या है? अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत निजाम बनाया हुआ है, कांटेक्ट नहीं होता, बीच में दो पर्दे हैं। ठीक है, कांटेक्ट नहीं होगा। चलें जी,
अच्छा, उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब ये जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एपिथेलियल सेल्स हैं किस चीज के, ये वाले एपिथेलियल सेल्स, this is the epithelium of alveoli. This secretory epithelium also secrete a surfactant. ये secrete करते हैं surfactant. Surfactant एक मिक्सचर है लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। ये surfactant secrete करते हैं जो यहाँ पे मौजूद होता है। ये surfactant की लेयर है। ये लेयर क्या करती है, ये अल्वुलस के अंदर वाली वॉल को ऑक्सीजन एयर के हाई टेंशन से बचाती है, एयर की फ्रिक्शन से बचाती है। ये जो सरफेक्टेंट की लेयर है ना, ये फ्रिक्शन से बचाएगी। ये जो अंदर एयर आ रही ना तेजी से, एयर दीवार के साथ फ्रिक्शन रगड़ पैदा करेगी, तो सरफेक्टेंट का जो मिक्सचर है ये एपिथेलियम सिक्रीट करेगी, इधर होगा, इसकी लेयर होगी दीवार के अंदर चिपकी हुई होगी, ये फ्रिक्शन को कम करेगी। लेकिन एक स्पेशल बीमारी है जिसको कहते हैं आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके अंदर ये सरफेक्टेंट नहीं बनता, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं बच्चे के वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो अपना टाइम कंप्लीट किए बगैर ही पैदा हो जाता है। लेस देन 7 मंथ्स का जो बच्चा होता है ना वो पैदा हो जाता है। आमतौर पर आपको पता है जो डेवलपमेंट है उसके लिए नॉर्मल 280 दिन लगते हैं। ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा था। वो अपना टाइम पूरा करेगा तो उसके लंग्स की डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और एल्वुलाई की एपिथेलियम से सरफेक्टेंट सिक्रीट होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी डेवलपमेंट, उसके लंग्स की डेवलपमेंट नहीं कंप्लीट होती, वो 7 मंथ से पहले ही पैदा हो जाता है, अभी इनकम्प्लीट थे उसके लंग्स के एल्वुलाई में सरफेक्टेंट नहीं था, तो अब उसकी जो सांस लेने वाली जो पावर है वो डिमिनिश हो जाएगी, उसको सांस में तकलीफ होगी, क्योंकि जब भी एयर अंदर जाएगी वो अल्व्यूलस की दीवारों के साथ फ्रिक्शन पैदा करेगी, जिससे उसके लंग्स कोलैप्स भी कर सकते हैं। सो इसकी वजह क्या है, टाइम का कंप्लीट ना होना, डेवलपमेंट कंप्लीट ना होना। अभी काफी टाइम था उसके पैदा होने में, लेकिन वो पैदा हो गया तो उसके लंग्स के अंदर मौजूद एल्वुलस से कंप्लीट सरफेक्टेंट सिक्रीट नहीं हुआ था। सो इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, एल्वुलस की दीवारों के ऊपर दबाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, ठीक है, और इसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बच्चा, जिसकी वजह से उसको वेंटिलेटर पर भी लेके जाना पड़ सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसकी वजह क्या है, सरफेक्टेंट पूरा बनने का टाइम ही नहीं मिला, वो पहले ही पैदा हो गया बच्चों, ठीक है। अपने टाइम से पहले कैसे पैदा हो सकते थे, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा था हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह, उनकी कमी हो जाती है, समटाइम ऑक्सीटोसिन टाइम से पहले आ जाता है, बड़ी रीजंस होती हैं, वो रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलें बच्चों, समझ आ गया ये आरडीएस क्यों पैदा होता है, आरडीएस क्यों पैदा होता है, मेरा ख्याल अब आपको क्लियर हो गया। सरफेक्टेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सरफेक्टेंट क्या है, मैं लिख देता हूं, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ये किससे प्रोटेक्शन करती है, ये फ्रिक्शन को कम करती है, सरफेस टेंशन को कम करती है, सरफेस टेंशन, दबाव जो हवा आ रही है ना तेजी से अंदर, उस हवा का जो दबाव पड़ता है फेफड़ों के अंदर, ठीक है, उस दबाव को ये कम करती है, ठीक है। सरफेक्टेंट की कंपोजिशन सिंपल लिपोप्रोटीन का मिक्सचर है। ये फुल फॉर्म बुक पे, आप लोग बुक नहीं पढ़ते हैदर साहब, बुक पे देखे फुल फॉर्म क्या है। यस, रिकवर हो सकता है बच्चा, ठीक है, रिकवर हो सकता है, 50-50% चांस होते हैं, रिकवर हो सकता है, इसमें कोई बड़ा जो है ना वो मसला नहीं है। चलें जी, अब मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट के ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो किस तरह से होंगी, ठीक है। चलें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास 2 गैसेस हैं बच्चों। पहली गैस कौन सी है जी, ऑक्सीजन, और दूसरी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होती है, ये आप अच्छी तरह समझ लें। ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन की फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ये समझ लें, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है ये फ्रॉम
टिश्यूज टू लंग्स होती है। ये इनकी डायरेक्शन है, ये इनकी क्या बच्चों डायरेक्शन जो है वो समझ ले। आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बच्चे थोड़ा सा बुक पे भी ध्यान दिया करें, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले खुद से रीड करके आया करें, ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है जो आप कह रहे हैं। चलें अब हम देखते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होगी। लें जी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पहले हम करवाते हैं। ऑक्सीजन एंटर हो गया ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन अभी अभी मैंने एंटर करवाई है ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर मौजूद होता है पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इट इज प्रेजेंट इन द, चलें ये एमसीक्यू देखते हैं जी। एमसीक्यू क्या है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है एक जो कि प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन द डैश ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। अल्फा है आपके पास न्यूक्लियस में होती है, बीटा है आपके पास राइबोसोम पे होती है, और चार्ली आपके पास गोल्जी पे होती है, बल्कि न्यूक्लियस को चेंज करके RER कर लें, और डेल्टा है आपके पास साइटोप्लाज्म में होती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहां पर मौजूद होती है? हाँ जी बच्चों, सर ये टॉपिक मुझे पहले क्लियर नहीं था लेकिन आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू बेटे, सबको ही क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल। अब मैं आपको ये जो आपका अल्लाह बना करे क्या नाम है हीमोग्लोबिन है ना, इसके साथ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करके सिखाता हूं। अब मैं इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है ना इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। दिस इज ओवर रेड ब्लड सेल, ये क्या है जी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर ये सारा हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर एंटर होती है तो ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रेड ब्लड सेल में दाखिल हो जाती है। रेड ब्लड सेल के अंदर आपको पता है मौजूद होती है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन पैदा कर देती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन अब अटैच हो गई है हीमोग्लोबिन के साथ। अब सारा कुछ डिपेंडेड इस रेड ब्लड सेल पे करता है। जहां जहां ये रेड ब्लड सेल जाएगा वहां वहां आपकी ऑक्सीजन चली जाएगी, और चूंकि रेड ब्लड सेल वहीं जाएगा जहां ब्लड जा रहा है तो ऑक्सीजन भी वहीं चली जाएगी। रेड ब्लड सेल इसको लेके पहले हार्ट में जाएगा क्योंकि खून की डायरेक्शन हार्ट की तरफ होगी। हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपको पता ना जब पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है तो ऑक्सीजनेशन के बाद ये जो खून है ये वापस हार्ट में जाता है और हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जहां जहां रेड ब्लड सेल जाएगा वहां वहां क्या होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन पैदा हो जाएगा, ठीक है। और याद रखें ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो कलर है दिस कलर इज नोन एज ब्राइट रेड कलर, ब्राइट। इसीलिए तो हम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम ब्राइट रेड कलर से शो कर रहे होते हैं, इसका कलर ब्राइट होता है। सो ये लेवल ऑफ लंग्स पे ये काम हो रहा है। लंग्स के लेवल पर ये वाला रिएक्शन होगा जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं चलता हूं टिश्यूज के लेवल पर, लंग्स के लेवल से टिश्यूज के लेवल पर। यह खून सर्कुलेट करता हुआ किसी टिश्यूज के लेवल पर पहुंच गया है, यानी खून था ना, खून हार्ट में गया, हार्ट ने समझे इसको भेज दिया स्किन में भेज दिया, या इसको लिवर में भेज दिया, या इसको दिमाग की तरफ भेज दिया। जहां भी गया वो जो टिश्यूज का लेवल होगा ना, वो जो टिश्यूज का लेवल होगा, टिश्यूज के लेवल को भी समझ ले। टिश्यूज के लेवल में आपको सपोज ये एक सेल है, इस सेल का नाम मैं रख देता हूं, ये एक लिवर सेल है। ये क्या है जी लिवर सेल है, ठीक है। लिवर सेल के आसपास आपको कैपिलरीज मिलेंगी, कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है। ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी के अंदर आपको ब्लड मिल रहा है और ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल मौजूद है। रेड ब्लड सेल के अंदर आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है। जब ये टिश्यूज के लेवल पर ब्लड आ जाएगा तो ब्लड के अंदर मौजूद ये जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है ये टिश्यूज के लेवल पर आके ऑक्सीजन को छोड़ देगी, और जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजन हट जाएगी और दोबारा से हीमोग्लोबिन अलग और
जो है ऑक्सीजन अलग हो जाएगी दोबारा से, ठीक है, दोबारा से अलग हो जाएगी और नॉर्मल पर्पल रेड कलर हीमोग्लोबिन पैदा हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन हट गई है, ये नॉर्मल पर्पल रेड कलर का हीमोग्लोबिन पैदा हो जाएगा और पर्पल रेड कलर का हीमोग्लोबिन वापस फिर जो है ना हार्ट की तरफ चला जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है ये कैपिलरीज की दीवार को क्रॉस करके लिवर सेल में एंटर हो जाएगी और यहां जाके ये क्या करेगी, सेल्यूलर रेस्पाइरेशन, यहां जाके ये सेल्यूलर रेस्पाइरेशन करेगी और सेल्यूलर रेस्पाइरेशन जब हो जाएगी तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, अल्लाह भला करे, वो इन्हीं दो दीवारों को क्रॉस करती हुई वापस ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी और ये जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई है उस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाएगी। तो टिश्यूज के लेवल पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, बाइंड जो उसने किया हुआ था उसको अनबाइंड कर देगा। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? बेटे 4 रीजंस हैं इसकी, ठीक है, 4 रीजंस हैं। आपकी बुक में 3 फैक्टर्स हैं, मैं 4 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला जो फैक्टर है वो ऑक्सीजन की टेंशन है। ऑक्सीजन की टेंशन से मुराद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स लेवल पर हाई होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स लेवल पर हाई होती है और टिश्यूज लेवल पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। आपकी बुक के मुताबिक जो ऑक्सीजन टेंशन है वो 120 तक होती है लंग्स लेवल के अंदर मैक्सिमम, ठीक है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये ऑक्सीजन की टेंशन है, ऑक्सीजन का दबाव है जो मैक्सिमम है, लेकिन इतना होता नहीं है सी लेवल पे। सी लेवल पे नॉर्मली जो ऑक्सीजन की टेंशन हमें मिलती है लंग्स की वो 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मिलती है। तो इतनी टेंशन के ऊपर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हुई होती है, माना तो बाइंड होना ही होना है, मेरी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है। और कितनी बाइंड करती है लंग्स लेवल पर इतनी, अगर 120 हो ना, 120 पे 100% सैचुरेशन होती है ब्लड की, यानी 100 ml के साथ 20 ml ऑक्सीजन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। 100 ml ब्लड हो तो 20 ml ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन इतना तो मैंने क्या अचीवेबल नहीं है, ये 100% ऑक्सीजनेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी टेंशन आपको मिलती नहीं है। आपको पता ना आइडियल कंडीशन होती नहीं है, हमें मिलती है आमतौर पर इतनी टेंशन ऑक्सीजन की लंग्स लेवल पे, जो हवा हमारी बॉडी में जा रही है उसमें इतनी टेंशन है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के मुताबिक। तो इसके मुताबिक हमारा हीमोग्लोबिन 98% ऑक्सीजनेट होता है या सैचुरेट होता है और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 19.6 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये इतना जो है ना हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, 100% ऑक्सीजनेट हो ही नहीं सकता, 100% के लिए इतना दबाव ऑक्सीजन का चाहिए जो कि नहीं है। ये लंग्स लेवल के ऊपर मैंने आपको समझाया है। टिश्यूज लेवल के ऊपर जो ऑक्सीजन का दबाव है वो इतना कम हो जाता है क्योंकि टिश्यूज में कंसंट्रेशन बहुत कम है। और याद रखें जब टिश्यूज आते हैं तो आपकी बुक के मुताबिक बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑक्सीजन टेंशन हो चुकी होती है और इतनी कम टेंशन पर ऑक्सीजन जो है ना वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। ये बहुत कम कंसंट्रेशन है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन इतनी कम है, 60 से भी कम उसकी कंसंट्रेशन है दबाव के हिसाब से। तो जहां ऑक्सीजन कम होगी, मैं यहाँ पे एक बड़ा प्यारा फार्मूला लिख रहा हूं, ऑक्सीजन की टेंशन जहां ज्यादा होगी वहां हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग विद HB, और जहां पे ऑक्सीजन टेंशन कम होगी वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, HB ऑक्सीजन को छोड़ देगा, HB रिलीज ऑक्सीजन। तो ये 2 पॉइंट्स आप समझ लें, हमेशा से याद रखें, ऑक्सीजन टेंशन जहां ज्यादा है वहां ये बाइंडिंग कर लेगा हीमोग्लोबिन, जाहिर सी बात है जो चीज ज्यादा है ना वही बाइंड करती है, जो कम होगी वो अलग होने की कोशिश करेगी। तो ऑक्सीजन टेंशन आपको बता दिया। इसी तरह सेकंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या इसकी टेंशन।
ये रिवर्स है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे कि टिश्यूज में ज्यादा होती है, ये ज्यादा कहाँ होती है, टिश्यूज में, ये टिश्यूज में ज्यादा होती है, और लंग्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन टिश्यूज लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और लंग्स लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लिया, जोड़ लिया। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर भी इसी तरह ही है, टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, इसका मतलब रेस्पिरेशन ज्यादा हो रही है, हीट ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और वो टिश्यूज के लेवल पर ही हो रहा होता है, मसल्स के लेवल पर हो रहा होता है, तो वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ आता है उस जगह पे जहां टेम्परेचर हाई हो। मसलन आप काम कर रहे हैं, आपके मसल्स का टेम्परेचर हाई हुआ, गर्म हुए पड़े, आप हीट अप हुए पड़े हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन मसल्स के लेवल पर जाके ऑक्सीजन को छोड़ आएगा, बाइंडिंग कराएगा, ठीक है, बाइंडिंग कराएगा, सॉरी अनबाइंडिंग छोड़कर आ जाएगा। और आखिरी जो फैक्टर है वो पीएच है। पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएच को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। पीएच जब ज्यादा होती है इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस कम है, और पीएच जब कम होती है इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। कैसे? ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जब पीएच कम होती है ना, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं। मसलन पीएच 1 है या पीएच 2 है या पीएच 3 है, इसमें हाइड्रोजन आयन इतने ज्यादा होंगे कि वो जाके आपके हीमोग्लोबिन को तंग करेंगे, और प्रोटीन पार्ट जो होगा हीमोग्लोबिन का, ये हीमोग्लोबिन है जी, इस हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ जाके ये बाइंड हो जाएंगे, और इसकी छेड़खानी की वजह से जो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब पीएच ज्यादा हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन आयन हट जाएंगे, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सो पीएच कम तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम, पीएच ज्यादा तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन कम पीएच पे हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ जाके छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और ऑक्सीजन को छुड़वा लेते हैं, रिलीज करवा लेते हैं, आजाद करवा लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर से बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डिटेल में जाके समझा दी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो वापस टिश्यू से ऑक्सीजन लंग्स तक जानी होती है। उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन से नहीं होती, उसमें हीमोग्लोबिन भी इस्तेमाल होता है 20%, ठीक है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन के अलावा आपको पता होगा दूसरी जो प्रोटीन्स होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है 5%। बाइकार्बोनेट जो आयन है, बाइकार्बोनेट आयन, ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और अदर जो कार्बसल्स होते हैं, कार्बसल्स विद पोटेशियम आयन, कार्बसल्स विद पोटेशियम आयन, वो आपको थोड़ी सी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड पे कल दोबारा बात कर लेंगे, आज टाइम कम हो गया। मैंने आपको आज ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को डिटेल से समझा है। एक रिक्वेस्ट है बच्चों, मानेंगे? एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मानेंगे कि नहीं? जल्दी से बताएं। ये जो आपको मैंने ऑक्सीजन के बाइंड और अनबाइंड होने की वजूहात बताई है ना यहाँ पे, इसको आपने लाजमी घर जाके एक मरतबा पढ़ना है, ठीक है। और याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड
का रोल, ऑक्सीजन का अपना रोल और टेम्परेचर का रोल, ये सारा आपने एक मरतबा दोबारा रिवाइज करना है। और ये वाला जो रिएक्शन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के मिलकर, ये कब बनता है, ये रिएक्शन कब होता है, और ये बाद में ब्रेक डाउन कब होता है, मीन ये वाला रिएक्शन कब होता है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन कब होता है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम भी आपकी बुक में लिखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसको भी देखना, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छुड़वा लेता है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसको आपने दोबारा एक बार लाजमी घर जाके समझना है, रिपीट करना है, एक बार ये वीडियो लाजमी शाम को देखनी है, ठीक है, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, क्योंकि टेंशन के बगैर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, टेंशन लेनी पड़ेगी, टेंशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल, ये एक हिंट दे दिया मैंने, आपने बल्कि खुद ही दे दिया। ऑक्सीजन का और पीएच का डायरेक्ट रिलेशन है बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड का और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, ये नोट कर लें, ये डब्बा नोट कर लें। ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन में आपको ये डब्बा नोट करवा दिया, ये नोट कर लें। ऑक्सीजन का अपना और पीएच का डायरेक्ट रिलेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है बच्चों। चलें जी, उम्मीद है आप लोग इस बात को लाजमी घर जाके नोट करेंगे। चलें, मुझे आज इजाजत दें, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपका 3:05 पे अगला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, 3 मिनट बाकी हैं, इतने पानी शानी पी लें। अल्लाह हाफिज।